Hello everyone, I am Asha. I welcome you all to the 100 Eye Academy. Friends, मैं आज आपके सामने एक फिजिक्स का थोड़ा टफ टॉपिक लेकर आ रही हूँ. वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये थोड़ा टफ है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली स्टडी करोगे तो ये टफ टॉपिक भी आपको बहुत इजी लगेगा. तो हम इसके स्टेप्स कैसे फॉलो करेंगे? सो वी विल स्टडी दिस टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेप बाय स्टेप. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? यहाँ इलेक्ट्रो ये वर्ड भी है, means it is related with electricity. ये magnetic word भी है, it is related with the magnetic field. तो यहाँ electricity भी है, magnetic field भी है. तो यहाँ हमको दोनों का स्टडी करना है. तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, तभी हम ये टॉपिक अच्छे से कर पाते हैं. अब यहाँ एक्चुअली क्या है कि जैसे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से चार्जेस मूव हो रहे हैं, मीन्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर. सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर सकती है? तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया, व्हेन दिस कंडक्टर, अ बैटरी वाज कनेक्टेड टू द कंडक्टर, जैसे ये बैटरी लगाई, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है और ऐसे देखा गया कि उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई. तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई. तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इट वाज परफॉर्म बाय डैनिश साइंटिस्ट, दैट इज फिजिशियन ऑर्स्टेड. ऑर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देखा कि इलेक्ट्रिसिटी दैट इज करंट is producing magnetic field in the surrounding, this effect is called as magnetic effect of electric current. ये ऑर्स्टेड ने बताया. तो यहाँ करंट था, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई. क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सिर्फ मैग्नेट है हमारे पास, तो क्या वो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकता है? उल्टा भी तो होना चाहिए. करंट ने मैग्नेटिक फील्ड तैयार की, तो मैग्नेट ने इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार करनी चाहिए. और ऐसा जो रिवर्स इफेक्ट है, इसका जो एक्सपेरिमेंट किया, इट वाज परफॉर्म्ड बाय माइकल फैराडे. और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार होती है, प्रोड्यूस होती है, एंड प्रोड्यूस इज आल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस. सो दिस इज, इसका जो एग्जैक्टली रिवर्स है वो स्टडी किया था फैराडेज ने स्टडी किया, विच इज द रिवर्स इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका रिवर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये रिवर्स है. तो ये स्टडी किया फैराडेज ने. अब यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है वो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण तैयार हो रही है. अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो पहली स्टेप हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो स्टडी करने वाले हैं, तो पहले हम यही देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी. सो दैट वी विल सी. So first we will study about magnetic field.
magnetic field. Magnetic field it is denoted by B. अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो जैसे ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट हमने लिया, दैट इज अ बार मैग्नेट हैविंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो मैग्नेट है वो उसके आजू बाजू एक फील्ड तैयार करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। एंड उस फील्ड में अगर इसने इसके आजू बाजू ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार की, अगर इस फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आ गया, सपोज यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट आया, तो इस मैग्नेट पर ये जो ओरिजिनल मैग्नेट है, पहला मैग्नेट है, उसकी ये जो फील्ड है वो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, और फोर्स एक्सर्ट करेगी तो डिपेंड्स ऑन वो फोर्स उसको रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड्स ऑन इसका कौन सा पोल उसकी तरफ है। अब यहाँ ये रिपेल करेगा, तो यहाँ जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड में ये आ गया तो फोर्स एक्सर्ट होगा। मतलब यहाँ जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो फील्ड के कारण हो रहा है। सो व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, सराउंडिंग अ मैग्नेट which exerts force, which exerts force on another magnet. मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो ये है फील्ड। अब ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है दूसरे मैग्नेट पे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक्चुअली है क्या? तो जैसे ये एक मैग्नेट था, तो हमने 10th में भी देखा, when there is a bar magnet, then magnetic field lines are originated from it, and the magnetic field lines originate from n pole and ends at south pole. तो ऐसे यहाँ magnetic field lines है. There are magnetic field lines which are originating from n pole and ends at south pole, s pole. तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इन्हें डायरेक्शन है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज हैविंग अ डायरेक्शन, एंड सिंस इट इज हैविंग अ डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर। अब देखो, अगर ये मैग्नेट छोटा है, मैग्नेट छोटा है, तो यहाँ जो फील्ड लाइंस होगी वो कम होगी। फील्ड लाइंस कम है, मतलब ये फील्ड वीक है। सो इफ द मैग्नेट इज वीक, देन दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लेस, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी वीक होगी। लेकिन इसकी जगह अगर हमने बड़ा मैग्नेट लिया, सपोज हमने यहाँ पे एक बड़ा मैग्नेट लिया, तो यहाँ से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी। बहुत सारी होगी means number of field lines are increasing, and number of field lines are increasing, so magnetic field is becoming strong. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो स्पेस है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दिस मैग्नेट, वेदर इट इज वीक और वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में there are magnetic field lines, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर हमने इनका ग्रुप ले लिया, ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बंच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उस बंच को हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi. सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? It is group or bunch of magnetic field lines, magnetic field lines. अब ये जो बंच है, तो क्या ये पूरा बंच है? पूरे फील्ड में का बंच है? नहीं,
हम यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर इतनी एरिया कंसिडर करेंगे और उतनी एरिया में कितने फील्ड लाइंस हैं उस पर से हम मैग्नेटिक फ्लक्स बताएंगे। तो जैसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और हमने सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर किया, इतना पोर्शन कंसीडर किया। तो देखो यहां से इतनी एरिया, जैसे ये इतना पोर्शन कंसीडर किया, मतलब ये जो लूप दिख रहा है यहाँ पे, इसकी एरिया हम लेंगे। अब ये हम फिक्स रखेंगे, ये लूप फिक्स रखेंगे। अब देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे उसमें से पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो कितनी पास हो रही है इतनी एरिया में से, द ग्रुप और बंच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, कितने पास हो रहे हैं उतने मैग्नेटिक फ्लक्सेस है। अगर आप देखोगे तो ये लूप में से सिर्फ 4 लाइंस पास हो रही है, सो मैग्नेटिक फ्लक्सेस विल बी 4। लेकिन अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना मतलब ये वीक मैग्नेट को हमने स्ट्रॉन्ग से रिप्लेस किया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, बढ़ गई, सपोज यहाँ और बढ़ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई। तो देखो एरिया उतनी ही रखी, अगर हमने फील्ड लाइंस बढ़ाए तो मैग्नेटिक फ्लक्सेस उनका ग्रुप बढ़ जाएगा, ग्रुप बढ़ जाएगा। तो यहां से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इतनी एरिया में से जितने पास होंगे, कम होंगे तो कम फ्लक्सेस होंगे, ज्यादा पास हो रहे हैं तो ज्यादा फ्लक्सेस होंगे। सो फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग। अब हमने यहाँ एरिया फिक्स रखी थी और फील्ड लाइंस चेंज की थी, तो यहां से पता चलता है कि फील्ड फ्लक्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम B को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे अब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी ले, अब इनको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब हम ये जो लूप है इसकी एरिया चेंज करेंगे, एरिया चेंज करेंगे। सपोज हमने ये लूप, ओरिजिनल लूप इतना था, तो देखो हाउ मैनी लाइंस वर पासिंग थ्रू दिस एरिया। सो इफ यू विल काउंट, सो देयर वर 9 लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। अब हमने इसकी एरिया कम कर दी, एरिया कम कर दी, अगर हमने इतना लूप ले लिया, लूप की एरिया कम कर दी। अब काउंट करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओनली 4। सो इफ योर एरिया इज डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिक्रीजिंग, वो भी कम हो रहे, मतलब फ्लक्सेस कम हो रहे। अगर हमने एरिया बढ़ा दी, तो अब उसमें फील्ड लाइंस बढ़ गए। सो द नंबर ऑफ फ्लक्सेस, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इज इंक्रीजिंग और डिपेंडिंग ऑन द एरिया। एरिया कम हो गई तो फील्ड लाइंस कम हो जाएंगे, एरिया बढ़ गई तो बढ़ेंगे। सो मीन्स द फ्लक्सेस आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दैट लूप। इसका मतलब है फ्लक्स इज इक्वल proportional to magnetic field as well as it is proportional to the area। इसको भी proportional है। अब यहाँ हमने पहले A को कांस्टेंट रखा था, B को चेंज किया था। अब B को कांस्टेंट रखा है, A को चेंज किया है, तो हमारे phi की वैल्यू आ गई है। phi का फॉर्मूला तैयार हुआ, दैट इज इक्वल टू B into A। अब यहां हमने बताया B is a vector quantity, magnetic field is a vector। अब हमें देखना है ये एरिया स्केलर है या वेक्टर है। अगर एरिया का ओरिएंटेशन बदलने से किसी दूसरे पैरामीटर पे फर्क नहीं पड़ता,
तो वो एरिया स्केलर है। लेकिन अगर एरिया का ओरिएंटेशन बदल गया तो फ्लक्सेस भी बदलते होंगे। ओरिएंटेशन बदलने से किसी दूसरे पैरामीटर में फर्क पड़ता है, मतलब उसका ओरिएंटेशन चेंज करना मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करना। अगर उसका ओरिएंटेशन बदलने से कोई पैरामीटर चेंज होता है तो वो एरिया स्केलर नहीं रहेगी, इट विल बिकम अ वेक्टर। तो अब हमें यहाँ देखना है या एरिया वेदर इट इज अ एरिया वेक्टर। सो सी नाउ, जैसे हमने ये एरिया ले ली, दिस वाज द एरिया। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी, दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये एरिया ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जो पास हो रहे हैं, सपोज दे आर 4। अगर ये एरिया को मैंने उसका ओरिएंटेशन चेंज किया, उसको घुमाया, टिल्ट किया, उसको घुमाया, तो वही लूप अगर ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया है, सो काउंट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट। तो अब देखो ये तो जस्ट बाउंड्री 1 2 3 तीन ही लाइंस पास हो रहे हैं। अगर इस एरिया को हमने और चेंज कर दिया, अगर हमने ऐसा किया, ऐसा किया, तो एरिया तो ऐसी है, उसमें से नहीं पास हो रहे। ये फील्ड लाइंस देखो, ये जो फील्ड लाइंस है इस एरिया में से बिल्कुल पास नहीं हो रहे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हमने ये लूप का ओरिएंटेशन चेंज किया तो इसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे, मतलब इसकी डायरेक्शन हमें कंसीडर करनी है। सो वी विल हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। अगर एरिया को डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स दैट एरिया इज अ एरिया वेक्टर। तो यहाँ देखो, ये ओरिएंटेशन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज फ्लक्सेस passing through that area is changing, so here we will consider area vector. अब area vector मतलब क्या? What does area vector means? Area vector. Vector means which has direction. This is a vector. तो ये जो area है, इसकी area उसको होगी मैग्नीट्यूड और उसको होगी डायरेक्शन। अब एरिया वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर लूप, स्क्वायर लूप और सर्कुलर लूप, जो भी जैसा भी वो लूप होगा उसकी वो एरिया होगी। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? सो द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर इज always perpendicular to the surface. सरफेस को परपेंडिकुलर होती है और इसकी परपेंडिकुलर तो है, बट इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। अगर हमने जैसे ऐसा कोई एक लूप ले लिया तो ये उसका सरफेस हो गया, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। अगर कोई ऐसा सर्कुलर है तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो ऐसी होगी, परपेंडिकुलर। सो दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शन। ये आउटवर्ड है मतलब ये अगर ऐसा प्लेन होगा तो ये तो हमें आउटवर्ड ही दिखेगा, लेकिन कोई क्लोज्ड सरफेस होगा, इफ देयर इज अ क्लोज सरफेस, जैसे कोई क्यूब है, अगर ऐसा कोई क्यूब है, ऐसा कोई क्यूब है, तो यहाँ एरिया वेक्टर, अगर ये फेस हमने लिया तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड डायरेक्टेड होगा। इधर का फेस लिया तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अगर हमने ये ऊपर का फेस ले लिया तो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर एंड इट विल बी आउटवर्ड। ये नीचे का फेस ले लिया सो इट्स एरिया वेक्टर विल बी डाउनवर्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर, it will be always directed
आउटवर्ड. तो यहाँ जो एरिया है वो है एरिया वेक्टर. अब मैक्सिमम फ्लक्सेस कौन से एरिया में से पास हो रहे हैं या एरिया का ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, तो वो हमने देखा था. जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमने वो लूप ऐसे रखा. सो दिस इज द सरफेस ऑफ दैट, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द लूप. तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम फ्लक्सेस लिंक होंगे, मैक्सिमम फ्लक्सेस उसमें से पास होंगे. लेकिन जैसे ये लूप हमने चेंज कर दिया, जैसे ये ऐसा हो गया, सपोज दिस लूप इज लाइक दिस. अगर ये लूप ऐसा हो गया, ये लूप ऐसा हो गया, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. अब देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर. तो ये दोनों में द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज थीटा. तो अब इनको हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ओरिएंट करना पड़ेगा इन सेम डायरेक्शन. तो हम क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो कंपोनेंट है दैट विल बी ए कॉस ऑफ थीटा. तो ये जो फ्लक्सेस है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इट इज नाउ. So this magnetic flux is number of magnetic field lines. Number of magnetic field lines passing normally through surface area. passing normally through surface area. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्सेस, ये है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. नंबर है और नंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो ये जो फ्लक्सेस है ये स्केलर है. फाई इज स्केलर क्वांटिटी, बी इज वेक्टर क्वांटिटी and your A is a area vector, it is also vector quantity. तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया, तो ये प्रोडक्ट हो गया स्केलर प्रोडक्ट. और स्केलर प्रोडक्ट है तो ये जो फाई मिला ये स्केलर क्वांटिटी है, उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी. एंड देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, magnetic flux phi equal to BA cos of theta. That is magnetic field A cos of theta. This is the magnitude of magnetic flux. So what is this theta? Theta is the angle between magnetic field lines and area vector. ये यहां हमने लूप एक सिंगल टर्न लिया था. अगर एक बहुत बड़ी वायर है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिए, सो इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फ्लक्सेस उतने लूप से पास हो जाएंगे. सो द नंबर ऑफ फ्लक्सेस पासिंग थ्रू द लूप हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स विल बी phi equal to NBA cos of theta if the loop has n number of turns. So this is magnetic fluxes. अब यहां से हम दो important points derive कर सकते हैं. So which are those points?
सो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है? अभी हमने देखा कि फ्लक्स इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इज BA cos of theta, and this theta is angle between magnetic field and A, area vector. ये दोनों में का एंगल है. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट पॉइंट, if B and A are parallel, अगर ये पैरेलल होंगे, then theta will be equal to 0. Theta will be 0, therefore cos of theta will be equal to 1. It is 1, so magnetic fluxes will be maximum. So fluxes will be maximum, that will be BA. इतने होंगे. अब यहाँ क्या बताया हमने? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऐसा ही है. मतलब हमारा जो लूप होगा उसका जो सरफेस है दैट विल बी, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होनी चाहिए और उसकी जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर, इट्स एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. तो एरिया की जो एक्सिस है अगर वो पैरेलल होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्सेस विल पास थ्रू दैट लूप. ये ऐसा भी ओरिएंटेशन हो सकता है, या फिर अगर हमने ऐसा लूप ले लिया तो उसकी एरिया वेक्टर ऐसा होगा. दिस इज द एरिया वेक्टर. सो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ए और एरिया, सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू बी और ट्रांसवर्स. तो देन मैग्नेटिक फ्लक्सेस विल बी मैक्सिमम, पासिंग थ्रू दैट लूप विल बी मैक्सिमम. ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन है if B and A are perpendicular. Perpendicular means theta equal to 90 degree. Theta equal to 90 degree means cos of theta will be equal to 0. Theta 0, cos theta 0 हो गया. So the fluxes passing through that surface area will be equal to 0. एक भी फील्ड लाइंस उसमें से पास नहीं होगी. जैसे हमारा लूप सरफेस एरिया ऐसा है और उसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा which will be perpendicular along its axis. और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है तो देखो लूप ऐसा है, उसमें से पास होनी चाहिए, ये लूप में से पास होनी चाहिए. तो ये तो ऐसे पैरेलल जा रही है, उसके सरफेस के अलोंग जा रही है. सो दे आर गोइंग पैरेलल टू द सरफेस. सो इफ योर B is parallel to the surface, then fluxes passing through the surface will be 0. Or if B is perpendicular to area vector, that is axis, then fluxes passing through it will be also 0. तो ये ऐसा ओरिएंटेशन होगा, then fluxes linking will be 0. So here these are the two important points. अगर ये exactly surface B को perpendicular होगा तो maximum lines इसमें से पास होगी. So this will be maximum. अगर ये surface parallel होगा मतलब वो ये वेक्टर उसकी जो एक्सिस है वो B को परपेंडिकुलर होगी. ये दो पॉइंट्स में आप कंफ्यूजन मत करना. सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू B. सरफेस इज पैरेलल टू B एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B. ऐसे ये दो कंडीशंस है. तो यहाँ फ्लक्सेस विल बी मिनिमम दैट इज 0. और अगर फील्ड लाइंस ऐसी है और हमारा लूप
neither it is parallel nor it is perpendicular, तो कितने फ्लक्सेस लिंक होंगे? तो यहाँ सपोज ये है हमारा एरिया वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ एक एंगल बनेगा एंड द मैग्नेटिक फ्लक्सेस पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया इज BA cos ऑफ थीटा। अब यहाँ आपको थीटा दिया रहेगा। So in this way we can see how many fluxes are passing और इनको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। So these are the most important points related with magnetic flux। अब हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्सेस देखे। So magnetic flux are number of field lines passing normally through surface area is magnetic flux। तो हमने phi का फॉर्मूला देखा, that is B into A। B into A हमारा फॉर्मूला है। अब इसके डायमेंशंस हमें निकालने हैं। डायमेंशंस निकालने हैं तो डायमेंशंस निकालने के लिए हमको B के डायमेंशन मालूम होने चाहिए या फिर A के डायमेंशंस मालूम होने चाहिए। A के डायमेंशंस तो हमें मालूम है, ये हमने 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने पढ़ा है। अब हमें B के डायमेंशंस निकालने हैं। अब B के डायमेंशंस क्या होंगे? तो आपको थोड़ा स्ट्रेस देखिए, ये सोचना पड़ेगा कि ये B का कोई और एक फॉर्मूला है। तो और एक फॉर्मूला है, दैट इज F इक्वल टू BIL। F इक्वल टू BIL, this is the force acting on current carrying conductor placed in magnetic field B। ये एक फॉर्मूला है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और उस कंडक्टर की लेंथ है L। अब हमने फोर्स के भी डायमेंशन उसी यूनिट में स्टडी किए हैं। करंट ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके भी डायमेंशंस हमें मालूम है, लेंथ के भी डायमेंशंस हमें मालूम है। तो यहां से हम B के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। सो द डायमेंशंस ऑफ B विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन I इंटू L। तो रखो ये यहाँ, तो हम फ्लक्स के डायमेंशंस निकालेंगे। अब इसके डायमेंशन F अपॉन I L इंटू A। अब F के डायमेंशन है M1 L1 T माइनस 2, एरिया के डायमेंशन है L2, करंट के डायमेंशन है A1 और लेंथ के डायमेंशन है L1। So this gets cancelled and the dimension of magnetic flux is M1 L2 T minus 2 A minus 1। These are the dimension of magnetic flux। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन हमने निकाले। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका SI यूनिट क्या होगा? तो उसका SI यूनिट, हम पहले फ्लक्स का SI यूनिट निकालेंगे। फ्लक्स का मिल गया तो हम B का भी निकाल सकते हैं। सो द SI यूनिट ऑफ phi is Weber, that is Weber है। और इसका जो CGS यूनिट है, CGS unit is Maxwell, which is denoted by MX, Maxwell। अब ये SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन है? So the relation between Weber and Maxwell is 1 Weber equal to 10 raised to 8 Maxwell। ये रिलेशन है।
अब यहाँ हमने देखा कि फ्लक्स का यूनिट है वेबर, तो हम बी का भी यूनिट निकाल सकते हैं। देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ बी, एसआई यूनिट ऑफ बी, बी इज फाई अपॉन ए, तो उसका जो एसआई यूनिट होगा दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ बी, और इस यूनिट का एक दूसरा भी यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज टेस्ला। Tesla is also the unit of magnetic field. So this is about magnetic field and magnetic fluxes. Now I hope you understood the basic difference between magnetic field and magnetic fluxes. Flux means group of magnetic field lines passing normally through the area, normally perpendicular to that area. So this is magnetic flux. अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स देखा, और इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अगर हमें ऐसा एक प्रॉब्लम दिया, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स passing through area vector that is 2i plus 3j minus 4k, ऐसे हमें एरिया वेक्टर दिया, kept in magnetic field 0.5 J टेस्ला। सपोज ऐसा सिंपल क्वेश्चन हमें दिया है, तो यहां हमें कहा है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्लियर है, यहां आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में है, तो हम इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे। So we will find the magnetic flux. Magnetic flux is B dot A. अब ये वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिए हैं, तो इन्हें ऐसे ही लिखो 2i plus 3j minus 4k into that is 0.5j into 2i plus 3j minus 4k ऐसे दिया है। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट जो 11th में स्केलर्स और वेक्टर्स हुआ, वहां मालूम है i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1, और बाकी अगर आप क्रॉस करोगे i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i और इट इज 0। तो हम सिर्फ j ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी तो 0 ही हो जाएगा। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है वेक्टर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ओनली मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स, बाकी तो 0 ही हो जाएगा। So your flux will be 0.5 into 3, that is 1.5. ये हो गया आपका flux and its unit is Weber. So this is the magnetic flux passing through this area vector. ऐसा एक क्वेश्चन है। If your second question, अगर हमें ऐसा पूछा, if rectangular coil of area 0.5 मीटर स्क्वायर, अगर ऐसे कोई एरिया दी है and it is placed, this rectangular coil is placed, area is placed with its plane
making an angle of 30 degree with magnetic field of 0.5 टेस्ला, ऐसे हमें दिया है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स passing through it, passing through it। तो यहां हमें क्लियर ये रेक्टेंगुलर कॉइल दी है, उसकी एरिया हमें मालूम है, एरिया मालूम है, और यहां बताया है विथ इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एंगल है इट इज नॉट थीटा। क्या है, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, सो दिस प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमारा जो थीटा होता है, that theta is the angle between magnetic field and area vector, and area vector is always perpendicular to the plane। तो यहाँ ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो उसका जो एरिया वेक्टर वो ऐसे होगा, दिस विल बी द एरिया वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहाँ ये प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये जो एंगल है दिस इज थीटा एंड दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब आप यहाँ ये प्रॉब्लम कर सकते हो। नाउ वी हैव टू फाइंड, यहाँ जो एक ट्विस्ट दिया है वो ट्विस्ट ये है, ये एंगल ट्विस्ट करेगा। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज BA cos of theta. So your B is 0.5, A is 0.5 into cos theta, that is cos 60, and cos 60 is 1/2. So this will be 0.25 divided by 2. So you will get the answer. तो ये है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स and which is whose unit is Weber। अब आप ये कैलकुलेशन करो, आपको फ्लक्सेस मिलेंगे। लेकिन अगर हमें कोई चेंज दिया है, हम और एक प्रॉब्लम देखेंगे। सपोज अ सर्क्यूलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 meter is placed with its axis making an angle of 60 degree with magnetic field 1/pi Tesla, 1/pi Tesla। Find magnetic fluxes passing, magnetic fluxes passing। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, इसके ऑप्शंस भी दिए रहेंगे। अब यहाँ क्लियर है, हमें सर्क्यूलर डिस्क दी है और उसका रेडियस दिया है, मतलब उसकी एरिया हम निकाल पाएंगे, दैट इज πr²। इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस, बी केयरफुल, इसमें हमने दिया था विथ इट्स प्लेन, यहाँ एक्सिस। तो ऑलरेडी जो सर्क्यूलर डिस्क है उसकी जो ये एक्सिस है, दैट एक्सिस ऑफ सर्क्यूलर डिस्क इज गिविंग, इट इज द एरिया वेक्टर, and this axis is making an angle of 60 degree with magnetic field, ये B है। तो ये जो 60 डिग्री एंगल है वो क्लियर हमें थीटा ही है। So your theta equal to 60 डिग्री।
अब हमें यहाँ चेंज नहीं करना है, तो आप ये दो वर्ड्स ध्यान में रखो, whether the axis is making an angle or whether the plane is making an angle. And now you can calculate the magnetic field. So magnetic field is BA cos of theta. So your B is 1 upon pi Tesla. So 1 upon pi into area pi r square. R is 0.2 square means 0.04 into cos of theta, that is 1 upon 2. Pi will get cancelled. You will get magnetic flux 0.02. ये cancel करो, so it will be 0.2. So 0.02 Weber. So this is the magnetic flux passing through that circular disc. Similarly, और एक प्रॉब्लम हम देखेंगे, that is suppose a cube of side A is placed in magnetic field B. Magnetic field B. Find magnetic fluxes through each face. Through each face of cube. जैसे ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इसमें से पास हो रही है. So the magnetic field lines, this is a cube and these are the magnetic field lines passing through the cube. ऐसे पास हो रही है और ये जो क्यूब है उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. इसकी हमें साइड दी है, that is A. A दिया है. अब हमें कहा है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्सेस थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब. थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब. तो जैसे देखो यहां हमने लिया A, B, C, D, E, F, G, H. तो ये जो फेस है F, B, G, C, ये जो फेस है इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा फॉर दिस फेस. ये जो फेस है इसका एरिया इस डायरेक्शन में होगा, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड. ये ऊपर का फेस ऐसे होगा, सो दिस विल बी द एरिया वेक्टर, और ये नीचे का उसकी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगी. So now we have to find the magnetic flux. So flux through above area, flux through area. अब ये हम ABEF, एरिया ABEF. देखो एरिया वेक्टर B को परपेंडिकुलर है, so it will be 0. वैसे ये नीचे का जो फेस है फ्लक्सेस थ्रू DCGH, through area DCGH, it will be also 0 because this A is perpendicular to magnetic field. अब पैरेलल कौन से है? ये फेस का एरिया वेक्टर B को पैरेलल है, means that face is exactly perpendicular to B, और ये भी फेस, तो ये दोनों के साथ ही फ्लक्सेस लिंक होंगे. सो फ्लक्स विथ एरिया, ये एरिया देखो BCGF, BCGF, इस एरिया के साथ कितने फ्लक्सेस लिंक होंगे? सो ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है सरफेस, ये एग्जैक्टली पैरेलल है, सो थीटा इज 0. सो द फ्लक्सेस लिंकिंग विथ विल बी B into A. अब मैग्नेटिक फील्ड हमें दी है B, सो दिस विल बी B into A. A is the area of that face, so area of that face is A square.
अब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, सो दिस विल बी पॉजिटिव। लेकिन इधर का फेस देखो, सो फ्लक्सेस थ्रू द फेस ADHE or EHDA. So for area EHDA, इस फेस से देखो ये भी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो फ्लक्सेस लिंकिंग विल बी मैक्सिमम। लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन B के अपोजिट है, तो ये होगा माइनस B into A square. So these are the magnetic fluxes passing through each face. तो ये दो फेसेस पैरेलल है, उसमें से एक भी नहीं जाएगा, ये दो फेसेस में से जाएंगे, but the magnetic fluxes through this face will be BA square and the magnetic flux through this face will be minus BA square. So these are the magnetic fluxes. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्सेस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया, ऐसे क्वेश्चंस इस पर आते हैं। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पहला पार्ट है कि मैग्नेटिक फ्लक्सेस क्या है, वही हमने पढ़े, और अब इस फ्लक्सेस पे ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सो वी विल स्टडी नाउ एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज फैराडेज लॉ। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। वी विल गो with the next part, that is Faraday's law and Lenz's law. Thank you.